राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जब कोई लोक सेवक अपराध करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिए जाने से पहले सरकार की मंजूरी की अपेक्षा होती है। तो यह मंजूरी किस दशा में लिया जाता है, मंजूरी किस किस प्रयोजन के लिए लिया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो संख्या 7 में भी आप लोगों को बताया था कि जब धारा 17 का के अधीन किसी लोक सेवक के द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने का आरोप हो तो कोई भी पुलिस अधिकारी कोई भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी बिना सरकार के परमिशन के नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे वहाँ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए परमिशन की जरूरत थी, यहाँ पे संज्ञान लेने के लिए परमिशन की जरूरत है, लेकिन हमेशा नहीं, केवल तब जब धारा 7, 11, 13 एवं 15 के तहत किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो किसी लोक सेवक पर। ठीक, यानी जब किसी लोक सेवक पर धारा 11, धारा 7, धारा 13 एवं 15 के अधीन अपराध किए जाने का आरोप हो तब कोई भी न्यायालय उस अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक उस पे सरकार की मंजूरी ना मिल गई हो। और सरकार का मतलब है कि अगर वो राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला है तो राज्य सरकार, केंद्र से जुड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जो उसे हटाने के लिए तत्समय सक्षम हो। ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया, इसी पे हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित की जा रही हैं। मेंस की भी आंसर राइटिंग की क्लास चल रही है। ठीक है, बिहार पीसीएसजे, बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशल क्लासों की व्यवस्था की गई है। आप लोग ठीक है इस संपर्क सूत्र पे संपर्क कर सकते हैं और जिस तरह की आपको सुविधा की जरूरत है, चाहे ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, जैसे ही बिहार एपीओ का मुख्य परीक्षा का एग्जाम आएगा, ठीक है, एपीओ की मुख्य परीक्षा की डेट अनाउंस की जाएगी, उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं इस मंजूरी के बारे में। और ये अंतिम वीडियो होगा, यानी टोटल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पे 8 वीडियो बनाए जाएंगे, जिसमें से ये 8वां है, 7 इसके पहले बनाई जा चुकी हैं। ठीक, हाँ, कुछ धाराओं को मैंने छुड़वा दिया है क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें मंजूरी की बात की गई, केस चलाने के लिए लिखा है अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति, धारा 19, धारा 7, 11 एवं 13 एवं 15। ठीक है, 7, 11, 13 एवं 15 इन 4 धाराओं के तहत जब किसी लोक सेवक पर अपराध कारित किए जाने का आरोप लगाया जाता है तो कोई भी न्यायालय अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक क्या ना कर दिया जाए, जब तक उस मामले में जो है सरकार की मंजूरी ना मिल गई हो, जब तक उस मामले में सरकार की मंजूरी ना मिल गई हो तो बिना मंजूरी के संज्ञान नहीं लिया जाएगा। अब मंजूरी किस सरकार से, जिस सरकार से वो संबंधित मामला हो या वो व्यक्ति हो। ठीक, अगर वो राज्य सरकार के अधीन आता तो राज्य सरकार, केंद्र के अधीन आता तो केंद्र सरकार, या अगर वो किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाए जाने के लिए कोई अन्य अथॉरिटी उसे हटाने के लिए सक्षम है तो उसकी भी मंजूरी ली जा सकती है। उसी पे लिखा हुआ है कि यदि अपराध का संज्ञान सरकार की मंजूरी से ही लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। परंतु पुलिस अधिकारी या अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि परिवर्तन प्राधिकारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सरकार से मंजूरी के लिए बिना परिवाद फाइल किए आवेदन नहीं किया जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस अधिकारी या अन्वेषक अभिकरण के किसी अधिकारी या अन्य विधि परिवर्तन अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पे भ्रष्टाचार का केस चलाना चाहता है, ठीक है, तो उसे सरकार से मंजूरी लेना पड़ेगा, लेकिन वो भी तब जब वो पहले उस मामले में कंप्लेंट फाइल करे और कंप्लेंट खारिज ना हो, यानी उस कंप्लेंट पे प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने का आधार मजिस्ट्रेट को प्रतीत हो। ठीक, तभी वो जाएगा, फिर सर वहां पे कोर्ट उससे कहेगी कि अब जाओ इसमें मंजूरी लेकर आओ आप सरकार से। तो जब कोर्ट उसे कह दे कि मंजूरी लेकर के आइए तभी हम इस पे संज्ञान लेंगे, अन्यथा संज्ञान नहीं लेंगे, तब वो व्यक्ति सरकार से जाके मंजूरी लेकर के आएगा।
लेकिन किसे कंप्लेंट दर्ज कराने की जरूरत नहीं है, बिना कंप्लेंट दर्ज कराए भी सरकार से मंजूरी ली जा सकती है। जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है या कोई विधि प्रवर्तन अधिकारी है, अगर वो सरकार के पास जाती है मंजूरी के लिए, केस चलाने के लिए लोक सेवक पे, तो उसे कंप्लेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति जाता है इन 3 अथॉरिटियों से भिन्न, यानी कोई पुलिस अधिकारी या अन्वेषक अभिकरण का कोई अधिकारी या अन्य विधि प्रवर्तन अधिकारी, तब अगर ये तीनों से भिन्न कोई जाता है तब उसे सरकार से मंजूरी लेने से पहले उस लोक सेवक पे कंप्लेंट दर्ज कराना होगा उस अपराध के किए जाने के लिए, और कोर्ट उस कंप्लेंट को खारिज ना करे, यानी कोर्ट को प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने का आधार प्रतीत हो और कोर्ट कहे कि जाओ अब मंजूरी लेकर आओ सरकार से, तब उसको मंजूरी लेने जाना पड़ेगा। अब मंजूरी किससे लिया जाएगा? अगर मामला केंद्र से जुड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार से, राज्य से जुड़ा हुआ है तो राज्य सरकार से, या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी है तो उससे मंजूरी लेना पड़ेगा। फिर लिखा है मंजूरी के लिए जब आवेदन कोर्ट के समक्ष किया वो सरकार के समक्ष किया जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका निस्तारण 3 माह के भीतर करे, यथासंभव। कोई मैंडेटरी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोशिश सरकार करेगी कि उस आवेदन का निस्तारण 3 माह के भीतर करेगी, यानी या तो आवेदन को मंजूर करे या तो ना मंजूर कर दे। ठीक, ये 3 महीने का समय प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर कोई अंतर्वर्ती आदेश इस अधिनियम के तहत पारित किया गया, चाहे वो अपील में या कोई समन वगैरह जारी किया गया, कोई इंटरलोकेटरी आर्डर पारित किया गया है तो उसकी कोई भी अपील नहीं होगी, मना किया गया। ठीक है, वो कोई रिवीजन नहीं होगा, चाहे वो अपील हो या अन्यथा कोई अंतर्वर्ती आदेश हो, एक बार जजमेंट आ गया तो उसकी कोई रिवीजन नहीं होगी, रिवीजन पे रोक लगा दी गई है। ठीक, उसके बाद आ जाइए धारा 20 पे, ये तो धारा था 19। धारा 20 पे क्या लिखा हुआ है? लोक सेवक द्वारा असमयक लाभ प्रतिगृहित किए जाने की उदाहरण, यानी जब कभी किसी लोक सेवक पे धारा 7 या 11 के अधीन अपराध किए जाने का आरोप लगाया जाए तो उस पे ये प्रिजम्पशन भी किया जाता है कि उसने असमयक लाभ लिया होगा। ठीक है, तो अपराध किए जाने का प्रिजम्पशन किया जाता है, और जब प्रिज्यूम कर लिया गया तो अब अभियोजन को, यानी जो आरोप लगाया होगा उस साबित करने का भार उस पर नहीं रह जाता है। अब सीधे आरोपी व्यक्ति साबित करे कि उसने अपराध नहीं किया, अन्यथा उसे दोषी मान लिया जाएगा। तो यह है धारा 20। लेकिन केवल धारा 7 या 11 के अधीन जब अपराध किए जाने का आरोप लगाया जाए तभी कोर्ट के द्वारा प्रिजम्पशन किया जाता है, अन्यथा नहीं। और ये साइल प्रिजम्पशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद है धारा 21, अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना, बहुत महत्वपूर्ण धारा है। सेम ये धारा 315 CRPC जैसा है। कैसे? 315 CRPC की जैसा है। ठीक है, सेक्शन 315 CRPC 315 में क्या बताया गया कि अभियुक्त व्यक्ति भी सक्षम साक्षी होता है, वो अपने मामले में अपनी प्रतिरक्षा के लिए गवाह बन सकता है। अपने खिलाफ तो अभियुक्त व्यक्ति गवाह नहीं बन सकता। हाँ, कुछ एक एक्सेप्शन जरूर CRPC में लिखे गए हैं, जब कोई अभियुक्त व्यक्ति किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति अपने खिलाफ भी गवाह बन सकता है। ठीक है, वो मैं जब CRPC पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानने की लालसा है कि अभियुक्त व्यक्ति अपने विरुद्ध कब गवाही देने आता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, मैं उत्तर बता दूंगा। ठीक, चलिए, जनरल नियम क्या है कि 315 में अभियुक्त व्यक्ति अपने पक्ष में सक्षम साक्षी बन सकता है, यानी अपने फेवर में, अपना डिफेंस करने के लिए। तो अपना भी डिफेंस कर सकता है, उस अपराध में जितने भी आरोपी हैं उस मामले में ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है सभी का डिफेंस कर सकता है। और जब अभियुक्त अपने डिफेंस में कोई भी स्टेटमेंट देता है या कुछ नहीं बोलता तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, कोई प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि CRPC की धारा 280 में टीका टिप्पणी करने का जो है छूट कोर्ट को दिया गया है कि वो किसी की भावभंगी को रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन जब अभियुक्त व्यक्ति अपने मामले में अपने फेवर में गवाही देने आया हुआ हो तब उस पर धारा 280 CRPC का नियम लागू नहीं होगा। ठीक, अगर वो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई प्रिजम्पशन भी नहीं किया जाएगा, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 के खंड 4 में प्रिजम्पशन किया जाता है। जब कोई गवाह गवाही नहीं देता है किसी ऐसे विषय पे जिस पे वो बोलने के लिए बाध्य नहीं है तो कोर्ट वहाँ ये प्रिजम्पशन कर सकती है कि यदि वो साक्ष्य दिया होता तो उसके हित के प्रतिकूल होता। यहाँ ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा, कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जाएगा। ये जो है अभियुक्त व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया है। ठीक, धारा 315 में फिर लिखा है सेना न्यायालयों पर प्रभाव न डाला जाना। ठीक है, अगर भ्रष्टाचार का अपराध किसी थल सेना, वायुसेना, नौसेना के किसी अधिकारी के द्वारा या किसी ऑफिसर के या कर्मचारी के द्वारा किया जाता है, मतलब वहां किया जाता है और उसके लिए अलग से सेना कोर्ट बना हुआ है, मार्शल लॉ बना हुआ है, तो वहां पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, उसी
एक्ट के अकॉर्डिंग मामले का निस्तारण किया जाएगा। और लास्ट में फिर एक धारा 27, ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्पज के लिए, कि जब भी कभी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई जजमेंट पास किया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो वो अपील हमेशा हाई कोर्ट में होगी या उसका रिवीजन भी हाई कोर्ट में होगा। यानी अपील या रिवीजनल कोर्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के पर्पज के लिए कौन है? ओनली हाई कोर्ट। ठीक, सीआरपीसी में आप देखेंगे आईपीसी के अपराधों के पर्पज के लिए रिवीजनल कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन भी है, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के पर्पज के लिए रिवीजनल कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन को नहीं रखा गया, वो सेशन जज को नहीं रखा गया। सेशन जज यहाँ रिवीजनल कोर्ट नहीं है, जबकि सीआरपीसी में रिवीजनल कोर्ट उसे बनाया गया सेक्शन 297 में। ठीक, लेकिन यहाँ पे अपील या रिवीजनल कोर्ट कौन है? ओनली हाई कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं वो सब हाई कोर्ट के अधीनस्थ माने जाते हैं, और वो स्पेशल कोर्ट जो है सत्र न्यायालय के समकक्ष होते हैं। इसलिए जब सत्र न्यायालय का आदेश है तो अपील कहाँ होगी? जाहिर बात है हाई कोर्ट में होगी। रिवीजन कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी, क्योंकि उसी कोर्ट में कैसे हाई अपील या रिवीजन होगा? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपील या रिवीजन हमेशा अपेक्स कोर्ट में होता है। उसके बाद नियम बनाने की पावर, इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की पावर केंद्र सरकार को दिया गया है। हाँ, इस अधिनियम के माध्यम से जब यह अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लाया गया, तो इसके पहले भी एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चल रहा था 1947 का, उसको रिपील कर दिया गया। ठीक, और लास्ट में देखिए संपर्क सूत्र लिखा है कि किसी भी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास या मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास ज्वाइन करना है तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। चलिए, तो इस तरह से आपका भ्रष्टाचार अधिनियम पे मैंने लगभग संपूर्ण वीडियो बना दिया। हाँ, अगर किसी बच्चे को कोई स्पेशल जानकारी की जरूरत है, कुछ भी, और उसको लगता है कि कोई मैटर उसे दिया जाना चाहिए, तो तुरंत नंबर पे संपर्क करें और अपनी सुविधा अनुसार लाभ ले सकते हैं।